तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, टोपोग्राफी की लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1 देखे थे, ठीक है। तो हमने क्या किया था, टोपोग्राफी में लेक्चर 1 इन डिटेल बताए थे। आज जो है टोपोग्राफी का लेक्चर नंबर 2 चलेगी, ठीक है। तो बेहतर होगा मेरे दोस्त की कॉपी पेन ले लीजिएगा और लिखते चलिएगा, जो इंपॉर्टेंट बात लगेगी उस बात को लिख लीजिएगा, ठीक है। इन डिटेल में बात बता रहे, इससे जो है ना क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगाइएगा लेक्चर नंबर 2 टोपोग्राफी, ठीक है। चलिए आज टोपोग्राफी खत्म कर देंगे, कल वाला क्लास में जियोलॉजी करेंगे, उसके बाद में जियोग्राफी आएगा। समझ में आ रही है? तो चलिए मुद्दे की बात करता हूं, बात को नहीं बनाते हुए, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की खुद को आग में झोंक लेगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिएगा टोपोग्राफी लेक्चर नंबर 2, ठीक है। टोपोग्राफी लेक्चर नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर 2। चलिए हमने क्या बताया था टोपोग्राफी में, पहला बताया था समुद्र के बारे में कि सबसे पहले क्या होता है, नदियां जब उद्गम स्थान से निकलती है तो भी आकार की घाटी बनाती है, ठीक है। यही बात मैं बताया था। चलो शॉर्ट रिवीजन करा देता हूं, ठीक है। रिवर से क्या होता है, रिवर से टोपोग्राफी हमने क्या किया है, करा दिया है। यहां से उद्गम स्थान से क्या हुआ, नदी जो है यह उद्गम स्थान से निकला, जहां से उद्गम स्थान से निकलता है नदी, और उसके बाद में क्या करता है, यहां से इस तरह से क्या करता है, यह घाटी बना रहा है, भी आकार की क्या कर रहा है, घाटी बना रहा है, जिसको क्या बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? उसके बाद में नदी जो है यह आगे बढ़ेगी इस तरह से, उसके बाद में क्या हो जाएगा, नदी ज्यादा काट देगी, यहां से यह क्या कर दिया, भी आकार का घाटी बनाती है, तो गार्ज ज्यादा काट देगा तो क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कैनियन। यही बात ना हुई थी कल, कैनियन बोलेंगे। सबसे बड़ा कैनियन कौन है, तो ग्रैंड कैनियन है। कौन बनाता है, तो ग्रैंड कैनियन बनाता है अमेरिका के कोलोराडो नदी। यूएसए को कौन बनाता है, तो कोलोराडो नदी बनाता है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहां से नदी आगे बढ़ेगी तो यह जो है उबड़ खाबड़ आकृति से बढ़ेगी, तो इसको क्या बोला जाएगा, छिपरिका बोला जाएगा। उसके बाद में नदी आएगी और यहां से गिर जाएगी, जहां से पानी नीचे गिरेगा उसको हम लोग बोलेंगे झरना, ठीक है। झरना मतलब होता है जल प्रपात। उसके बाद में जहां पर पानी गिरेगी वहां पर क्या बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, तो यहाँ इस गड्ढा को हम लोग बोलेंगे अवनमन कुंड, ठीक है। अवनमन कुंड हो गया, अवनमन कुंड हो गया। समझ में आ रही है बात? उसके बाद में क्या लिखोगे, अवनमन कुंड में क्या होता है, तो अवनमन कुंड में जो है ना आपका होता है वेदरिंग, और उसके बाद में क्या होता है, इरोजन होता है। अपक्षय और अपर्दन दोनों होती है, यहाँ पर अपक्षय भी होता है, उसके बाद में प्लस में अपर्दन भी होती है, कि नदी जब निकलती है पहाड़ों से तो क्या करती है, वेदरिंग करती है, इसको बाद में इरोजन करती है और डिपोजिशन करता है। यह बात हो गई थी कल, ठीक है। उसके बाद में नदी क्या करती है, आगे बढ़ती है, और उसके बाद में क्या करती है, यहां से यह एस आकार की घाटी बनाती है। जब एस आकार की बना देती है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको मिनांडर बोला जाता है, ठीक है। मिनांडर बोला जाता है। मिनांडर को काट करके नदी जो है ना यह क्या हो जाती है, सीधा हो जाती है, ठीक है। नदी जो है मिनांडर को काट करके यह सीधा हो जाती है, ठीक है। यहां से नदी हुई या काट करके यह सीधा हो गई, तो सीधा हो गई तो इसको क्या बोलेंगे, गोखुर झील बोलेंगे। गोखुर झील हो गया, गोखुर झील, ठीक है। या इसी को बोला जाता है छाटन झील हो गया, इसी को ऑक्सबो लोग भी बोला जाता है, ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। उसके बाद में यहाँ जाने के बाद नदी आ गई मुहाना पर। मुहाना पर आने के बाद नदी की चौड़ाई जो है ना वह बढ़ जाती है और स्पीड जो है ना वह घट जाती है। यही तो बात हुई थी कल। तो यहाँ नदी जो है ना कई भागों में बट गया, ठीक है। कई भागों में बट गया तो उसको वितरिका बोलते हैं, ठीक है। और वितरिका के तहत यदि मिट्टी जमा होती है, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा मिट्टी जमा हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, रोधिका बोलेंगे, ठीक है। और यही रोधिका जो है ना ज्यादा मात्रा में जमा हो जाएगा तो डेल्टा बनाएगा, ठीक है। गोदावरी नदी जो है क्या करती थी, तो गोदावरी नदी जो है ना वह पहाड़ों से निकलती थी, पहाड़ों से निकलती है। वेरी सॉरी, गोदावरी नदी जो है ना वह क्या करती है, तो गोदावरी नदी जो है ना वह मैदानों से होकर के निकलती है, मिट्टी अपने साथ लाती है, लेकिन यह जो है ना डेल्टा नहीं बना करके क्या करती है, ज्वार नद बनाने वाली यह सबसे बड़ी नदी हो गई थी, ठीक है। ज्वार नद का मतलब होता है एस्चुरी, ठीक है। ताप्ती नदी और नर्मदा नदी भी क्या करती है, यह एस्चुरी बनाती है, ठीक है। जब दो पर्वत से बीच से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा, यहाँ पर भी पर्वत हो जाएगा, और नदी यहाँ से निकल रही है तो क्या करेगा, यहाँ जो है ना यह नदी जब यहाँ से दो पर्वत से निकलेगी तो कटाव जो है वह कम होगा, और क्या करेगा, डेल्टा नहीं बना करके क्या करता है, एस्चुरी का निर्माण करता है। एस्चुरी का मतलब होता है ज्वार नद। और सबसे बड़ा डेल्टा कौन था, तो सुंदरवन का डेल्टा था, ठीक है। सुंदरवन का डेल्टा था पश्चिम बंगाल वाला, जो कौन बनाता है, गंगा नदी प्लस ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना यह क्या करता है, सुंदरवन का डेल्टा बनाता है, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बंगाल का है।
उसके बाद में अमेरिका के मिसिसिपी नदी जो है ना वह क्या करता है, पक्षीपाद की तरह डेल्टा बनाता है। रूस नदी का ओब जो है ना सबसे चौड़ा है यहाँ पर। रूस के ओब नदी का क्या है, ओब नदी का मुहाना जो है ना सबसे चौड़ा है, ठीक है। यहाँ पर मुहाने पर आने के बाद नदियां क्या करती है, अपने द्वारा लाए हुए रेत को, मिट्टी को, चट्टान को जमा कर देती है, ठीक है, जिसको डिपोजिशन कहा जाता है। बात खत्म हो गई, ठीक है। यही तो नदी द्वारा टोपोग्राफी बताए थे। उसके बाद में समुद्र द्वारा टोपोग्राफी चलो थोड़ा सा दिखा देता हूं। सॉरी, वेरी सॉरी। ठीक है, यह बात समझ में आ गई तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल यह बात जो है ना इन डिटेल में बताए थे जी, तो सब कहानी फिर से डिटेल में बताएंगे तो बाकी सब कब बताएंगे। चलिए अब थोड़ा सा जो है समुद्र का क्या करा देता हूं, रिवीजन करा देता हूं। देखिए रिवीजन जो है ना वह इंपॉर्टेंट है, मायने रखता है कि आप कितना पढ़े और नहीं पढ़े, यह मायने नहीं है। आप पढ़े जो याद कितना है यह बात मायने रखती है, ठीक है। चलिए अब जो है यह क्या करना है, नदी द्वारा बता दिए। अब जो है दूसरा का हमने बताए थे, समुद्र द्वारा बताए थे कि समुद्र द्वारा जो है ना टोपोग्राफी कैसे होगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ से इस तरह से हमने डायग्राम बनाया था। जब समुद्र की पानी जो है ना क्या करता है, यह जो है स्थल को क्या करके काट देता है, या छोटा सा भाग को काट दिया, इस तरह से कम कटाव हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रीक। क्रीक के बाद जो है ना यदि बड़ा कटाव हो जाता है तो क्रीक के बड़ा हो जाता है, इसको गल्फ बोलते हैं। सबसे बड़ा गल्फ कौन है, तो मैक्सिको का गल्फ है। वेरी सॉरी, गला काहे फंसने लगी जी, ठीक है। चलो नदी जो है ना, नदी समुद्र की पानी क्या करता है, यदि कम कटाव करता है, कटाव कम हो, बहुत हो, कम, ठीक है, तो इसको क्रीप बोलते हैं। क्रीप का मतलब होता है सोता, ठीक है। पानी कम मात्रा में क्या करता है, पानी जो है ना वह कम मात्रा में जमीन को काटता है तो उसको सोता बोलते हैं, क्रीक बोलते हैं। क्रीक से बड़ा हो जाएगा तो गल्फ हो जाएगा। सबसे बड़ा गल्फ जो है ना मैक्सिको का होता है। गल्फ से बड़ा जो है ना यह क्या बन जाएगा, गल्फ से बड़ा यह बन जाएगा आपका खाड़ी, ठीक है। गल्फ के बाद जो है क्या बनेगा, बे बनेगा। सबसे बड़ा बे जो है ना वह पश्चिम बंगाल का क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल हो गया, बे ऑफ बंगाल। उसके बाद में और क्या, बे से बड़ा बनेगा तो क्या हो जाएगा, बे से बड़ा बनेगा तो वह जो है ना आपका बाइट हो जाएगा, ठीक है। बाइट का मतलब होता है चंद्रकार, ठीक है। चंद्राकार सतह की तरह बन जाएगा तो उसको बाइट बोलेंगे। और सबसे बड़ा बाइट किसका है, तो ऑस्ट्रेलिया की बाइट है, ठीक है। यहाँ पर देखो दिख रहा होगा सबसे बड़ा बाइट जो है ना यही वाला है आपका चंद्रकार, ऑस्ट्रेलिया का बाइट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद में नदी जो है ना यहाँ से कचरा क्या करता है, लंबवत बहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टिल्ट, स्टिल्ट बोला जाता है। और यदि कचरा जो है ना इस तरह से लिनियर बहता है तो इसको हम लोग बैरियल बोलते हैं। उसके बाद में यह तो क्या है, यह आपका बाह्य भाग वाला है, समुद्र के द्वारा जो बाह्यगत में होता है ना उसी को हम लोग बोले थे। क्या, यह बाह्य वाला भाग बता दिए कि किस तरह से बाह्य में कटाव होता है, एक्सटर्नल में कटाव कैसे होता है। और इंटरनल में हमने बताया था क्या, इंटरनल में हमने बताया था कि सबसे पहले यह आपका समुद्र है, ठीक है। समुद्र हो गया टी, यहाँ से समुद्र से क्या है, यह पानी है। ऊपर को हम लोग बोलते हैं तल, और नीचे आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, मितल बोलेंगे। मितल से बैठक, यहाँ से क्या होगी, पानी जो है ना गहरा होते जाएगा, समुद्र की गहराई बढ़ जाएगी तो यहाँ से इसको मग्न ढाल बोलेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आओगे तो मग्न ढाल के बाद यहाँ पर देखो मग्न तट हो जाएगा, ठीक है। मग्न तट हो जाएगा। मग्न तट के बाद यहाँ पर यह क्या है, मैदान है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, महासागरीय मैदान बोलते हैं। समुद्री मैदान भी बोल सकते हो, महासागरीय मैदान हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखो यह खाई है तो खाई को हम लोग बोलते हैं द्रोणी, ठीक है, द्रोणी बोलते हैं। सबसे बड़ा खाई कौन सा है, तो सबसे बड़ा खाई जो है ना यह मरियाना की खाई है। गल्फ चैलेंजर जो है मरियाना की खाई, जिसकी लंबाई कितना है, तो 11,022 मीटर जो है ना इसकी लंबाई है। सबसे गहरा चैलेंजर जो है ना यही है। तो समुद्र के अंदर जो है खाई होता है, द्रोणी होता है, ठीक है। खाई को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रोणी बोलते हैं। और यहाँ पर जो है ना इस तरह से चोटी निकला होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्वत पहाड़ को, इसको कटक बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, कटक बोला जाता है। यही कटक से जहाज की पेंदी वगैरह टकरा जाएगी ना तो क्या हो जाएगा, जहाज जो है यह पलट जाएगी। इतना सा तो बात था। उसके बाद में समुद्र में बह रहे कचरा को हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं। यदि सिल्ट किनारे जाकर के जमा हो जाएगी, उसमें पानी जमा होगा तो उससे झील का निर्माण होगा। उस झील को हम लोग लैगून झील बोलेंगे। और सबसे बड़ा लैगून झील जो है ना वह कौन सा है, तो चिल्का झील है, ठीक है। चिल्का झील है, कहाँ का चिल्का झील, तो यह जो है ना उड़ीसा का, ठीक है, ओडिशा का होता है। ODSIH जो होता है लिख लीजिएगा, ठीक है, सब लिखा दिया है। चिल्का झील जो है ना यह ओडिशा का चिल्का झील। उसके बाद में यदि क्या करती है, समुद्र जो है ना क्या करती है, किनारे पर ला करके और रेत को जमा कर देती है तो उसको हम लोग पुलिन बोलते हैं, बीच बोलते हैं। तो सुने हो ना, गोवा वाली बीच के बेबी आके मीच के, ठीक है, इस तरह से बात चलती है। तो यहाँ जो है ना कहानी समाप्त हो गई। 2 लेक्चर, अब 2 पॉइंट जो है ना यह खत्म हो गया। आप तीसरा लगा लीजिएगा क्या, समुद्र के बाद भूमिगत जल के द्वारा टोपोग्राफी, ठीक है। उसके बाद में हवा द्वारा टोपोग्राफी, और कहानी हो जाएगी टोपोग्राफी की खत्म, ठीक है। चलिए समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद।
देखो कल इतना ही बात बतावे में जो है ना क्या किए थे, समय ले लिए थे 1 घंटा। अभी जो है ना कितना हुआ होगा, 10 मिनट हुई होगी रिवीजन। ठीक है, इस तरह से आप भी लिखने का कला होना चाहिए, तभी आपसे होगी। ठीक है, तो चलो भूमिगत जल द्वारा, अब इसमें समझाएंगे अच्छा से। भूमिगत जल द्वारा टोपोग्राफी। ठीक है, टोपोग्राफी GRAPHY होता है टोपोग्राफी। भूमिगत जल को क्या बोल सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर लिख सकता हूं, अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, चलिए भूमिगत जल द्वारा क्या होगा, टोपोग्राफी। ठीक है, चलिए तो भूमिगत जल द्वारा जो है ना सबसे पहले क्या होता है, तो डायग्राम हम बनाएंगे तभी काम बनेगी। ठीक है, इस तरह से यहां पर बना लिया डायग्राम। डायग्राम जो है ना वह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्योग्राफी में डायग्राम ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ रही बात। तो यहां देखो चूना पत्थर है। ठीक है, यहां से नदी जो है ना यह प्रवेश कर रही है। ठीक है, नदी मत बोलो, इस जो है ना भूमिगत जल बोलो। ठीक है, यह क्या है, भूमिगत जल बोलो। और जहां से यह प्रवेश करेगी उसको हम लोग बोलेंगे अंधी घाटी। ठीक है, तो जहां से नदी प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर, यह क्या है, तो अंडरग्राउंड वाटर है। और जहां से यह प्रवेश करेगी उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है अंधी घाटी। ठीक है, चलिए हाँ सुनो, अंधी घाटी। अब यह अंधी घाटी क्या है, यदि यहां पर चूना पत्थर की मात्रा है, चूना की मात्रा है। ठीक है, चूना की मात्रा है तो ऊपर से वर्षा की बूंद पड़ेगी, यस और नो। वर्षा की बूंद पड़ेगी तो क्या होगा, यहां पर वर्षा की बूंद पड़ते पड़ते इसमें छेद होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा, कास्ट प्रदेश बनेगा। पहले जहां चूना की पत्थर की मात्रा, 1 मिनट। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ रही है बात। कभी कभी जो है ना वह गजब के मार देता है जी। ठीक है, हट में जो है वह ब्रेक जो है ऐसा मारता है कि कहे कि बात ही नहीं है। ठीक है, चलो तो सुनिए, भूमिगत जल सब कुछ ठीक ठाक। तो जहां से वाटर क्या करती है, पास करती है, उसी को बोला जाता है क्या, अंधी घाटी बोला जाता है। ठीक है, जहां से भूमिगत अंडर वाटर ग्राउंड जो है ना यह पास थी प्रवेश करती है उसको बोला जाता है अंधी घाटी। ठीक है, और जहां चूना पत्थर की मात्रा अधिक है, चूना की मात्रा अधिक है, लिखे यदि जिस प्रदेश में चूना की मात्रा अधिक हो उसे कास्ट प्रदेश बोला जाता है। ठीक है, कास्ट प्रदेश कहा जाता है। और यदि यही चूना पर क्या होगा, वर्षा की बूंद गिरेगी। ठीक है, यदि वर्षा की बूंद गिरेगी, वर्षा की बूंद इसके ऊपर आएगी तो क्या करेगी, रंध्र का निर्माण करेगी। ठीक है, रंध्र का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ध्यान से समझो, यह चूना पत्थर है। ठीक है, इस पर वर्षा की बूंद गिरेगा, पानी ठोपे ठोपे आप क्या करिएगा, गिराइएगा बालू पर, तो देखना धीरे धीरे यह क्या हो जाएगा, छेद होने लगेगी। तो इसी को हम लोग बोलेंगे, छेद को क्या बोलेंगे, यह छोटा सा छिद्र को बोलते हैं हम लोग, छेद को रंध्र बोलते हैं। ठीक है, रंध्र बोलते हैं। अब रंध्र क्या हो जाएगा, यह बड़ा होगा, पानी यह गिरते गया। ठीक है, चूना पत्थर की मात्रा जो है ना यह बढ़ते गई। ठीक है, यहां से पानी गिर रहा है, तो पानी गिर रहा तो सबसे पहले रंध्र, और इसी में पानी गिरते जाएगा तो इसकी चौड़ाई जो है ना यह बढ़ते चला जाएगा। इस तरह से चौड़ाई जो है ना यह क्या हुआ, बढ़ते चला गया। तो रंध्र के बाद क्या बनेगा, तो रंध्र के बाद जो है ना यह डोलाइन बनेगा। ठीक है, डोलाइन बनेगा, रंध्र हो गया डोलाइन। ठीक है, तो यह डोलाइन हो गया, डोलाइन से बड़ा बनेगा तो क्या बन जाएगा, रन डोलाइन, और इससे बनेगा तो क्या हो जाएगा, युवाला। ठीक है, इसको बोलेंगे यू या ला। ठीक है, तो रंध्र हो गया, डोलाइन, युवाला। उसके बाद में क्या बनेगा, कास्ट विंडो। यहां पर क्या हो जाएगी, यह जो है ना यह बना देगा, पूरा कट गया, पूरा बड़ा मात्रा में देख रहे हो ना, यह कट गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से हम समझाएंगे जी। रंध्र हो गया, डोलाइन और युगाला, योगाला हो गया, युगाला। साफ थोड़ा सा लिखता हूं, यू आ ला। ठीक है, तो रंध्र, डोलाइन, युवाला, इसको हम लोग बोलेंगे कास्ट विंडो। ठीक है, कास्ट विंडो। और यहां से मिट्टी जो है ना यह कट करके, यह मिट्टी कट करके क्या होगा, यहां जामा होगा मिट्टी, तो इसको बोला जाता है पोलजे। और पोलजे के बाद क्या होगा, यहां पर पूरा मिट्टी आ जाएंगे सरफेस के ऊपर,
ठीक है। यहाँ पूरा मिट्टी जो है ना, यह मिट्टी आ गया पूरा सरफेस के ऊपर, इसको बोला जाता है टेरा रोसा। टेरा रोसा, ठीक है। टेरा रोसा क्या है? एक प्रकार की मिट्टी है। ध्यान से समझते चलो। तो सबसे पहले यह क्या है? चूना पत्थर, ठीक है। यदि वर्षा की बूंद गिरेगी चूना पत्थर के ऊपर तो धीरे धीरे छेद होगा ना, तो छेद यदि होगा तो उसको क्या बोलेंगे? रंध्र बोलेंगे। वही तो लिखे हैं कि जिस प्रदेश में चूना की मात्रा अधिक होती है उसे काष्ठ प्रदेश कहा जाता है। यदि वर्षा की बूंद इसके ऊपर आएगी तो रंध्र का निर्माण करेगी, और रंध्र से बड़ा क्या बनेगा? तो रंध्र से बड़ा जो है ना, रंध्र से बड़ा डोलाइन होता है, ठीक है। रंध्र से बड़ा डोलाइन तथा रंध्र से बड़ा डोलाइन तथा उसके बाद क्या करता है? ज्वाला का निर्माण करता है, ठीक है। ये ज्वाला का निर्माण करता है, ठीक है। यह समझ में आ रही है कि रंध्र क्या है, डोलाइन क्या है, ज्वाला क्या है। तो यदि चूना पत्थर पर वर्षा की बूंद गिर रही है, पानी गिर रहा है थोड़ा थोड़ा करके, तो क्या हो जाएगा? रंध्र हो जाएगा। थोड़ा सा छेद बनेगा तो रंध्र, रंध्र से बड़ा आएगा तो डोलाइन हो जाएगा, और डोलाइन से बड़ा होगा तो इसको ज्वाला बोलेंगे, ठीक। और पूरा काट दिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कास्ट विंडो बोलेंगे। यह क्या हो गया? पूरी कटाव हो गई, पूरा कटाव हो गया। समझ में आ रही है? पूरा कटाव हो गया तो कास्ट विंडो। अब काटेगा तो क्या होगा? यहाँ से मिट्टी काट करके बाहर करते जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? मिट्टी काटेगा, ठीक है। और मिट्टी सबसे पहले थोड़ा सा काटा, सबसे पहले थोड़ा सा काटा तो रंध्र, बड़ा सा काट देगा, ठीक है। तो इसको डोलाइन, और बड़ा काट दिया तो ज्वाला, और लेकर के पूरे काट दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे कास्ट विंडो। यहाँ से पानी जा रही है, थोड़ा सा काट दिया, ठीक है। या चूना पत्थर में भी समझ सकते हो कि ऊपर से गिरेगा तो ऊपर से काटेगा। बोलिए, यदि यहां से समझना है तो समझ सकते हो। नदी यहां से जा रही है ना जी, यहां से लेकर के काटा, थोड़ा सा काट दिया तो इसको रंध्र बोलेंगे। थोड़ा सा और ज्यादा काट दिया तो डोलाइन, थोड़ा सा और ज्यादा काट दिया तो ज्वाला, और यहां से लेको ब्रेक कर दिया है पूरा, ठीक है। यह पूरे लेकर के काट दिया है, ठीक है। पूरे लेकर के यह काट दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे कास्ट विंडो। और उसके बाद जो है ना, यहाँ से अब क्या होगा? यह जितना मिट्टी है ना सबको काटते हुए क्या करेगा? जमा करेगा पोल जो, और यहाँ से क्या करेगा? जो बचा हुआ है यह वाला ना, इसको काट करके सब मिट्टी को यहाँ पर इकट्ठा कर देगा, जिसको क्या बोलेंगे? टेरा रोसा बोलेंगे, ठीक है। तो वही लिखे है कि रंध्र से बड़ा डोलाइन, और तथा उसके बाद जो है ज्वाला का निर्माण करता है, पूरा कटाव हो जाएगा ना तो कास्ट विंडो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सुनो, यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। यह वाला, यह क्या है? तो नदी बीच से पास कर रही है अंडरग्राउंड वाटर, इधर भी अंडरग्राउंड है, इधर भी ग्राउंड है, ठीक है। बोलो, और यहां से नदी जो है ना यह पास कर रही है। अपने साथ यह नदी चलेगी तो चूना पत्थर लेकर के चलेगी साथ में, ठीक है। चूना पत्थर यदि साथ में लेकर के चलती है, और यही चूना पत्थर जो है ना क्या होता है? इसमें आ करके सट जाती है, ठीक है। यदि चूना पत्थर आ करके यह सट जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं स्लेटाइट, ठीक है। कम मात्रा में सट रही है तो इसको टूफे बोला जाता है, ठीक है। और अधिक मात्रा में सट गया तो इसको स्लेटाइट बोला जाता है, और नीचे सटेगा तो स्लेमाइट हो जाएगा। इसको क्या बोलता हूं? टूफे, टूफे, ठीक है। और अधिक मात्रा में क्या हुआ? चूना पत्थर देखो यहां से सट गया। डायग्राम जो है आप 2-3 कलर रखिएगा जी। यहां पर क्या हो जाएगा? स्लेटाइट, ठीक है। तो स्लेटाइट क्या होता है और टूफे क्या होता है? बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या लिखना है? नोट में डाल करके बात कि यदि अंडरग्राउंड भूमिगत जल अपने साथ चूना पत्थर साथ लाती है और सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर कम मात्रा में क्या करती है? कम मात्रा में जमाव करती है तो टूफे कहा जाता है, टूफे कहा जाता है। और यही टूफे मिल करके क्या होगा? कई सारे टूफे एक साथ मिलेंगे और यही क्या कर देगा? स्लेटाइट का निर्माण करेगा, ठीक है। और यदि जो है ना यही टूफे थोड़ा थोड़ा सट जाएगा नीचे में, और यह सटते हुए क्या कर देगा? बड़ा निर्माण कर देगा, ठीक है। यह क्या कर रहा है? बड़ा कर देगा तो इसको हम लोग बोलेंगे स्लेमाइट। ऊपर सट गया तो स्लेटाइट, और नीचे सट गया तो इसको बोला जाता है स्लेमाइट, ठीक है। तो पहला बात और दूसरा बात लिख लीजिए। यदि चूना पत्थर सतह के नीचे सटते हैं, सतह के, देखो यह बीच से जा रही है अंडरग्राउंड वाटर, ऊपर भी सतह नीचे भी सतह, यहां पर सट गया क्या?
चूना पत्थर सटते सटते बड़ा हो गया, टूफे टूफे मिलकर के यहाँ पर भी बड़ा हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अस्टलेमाइट। यदि चूना पत्थर सतह के नीचे सटती है, ठीक है, नीचे सटती है तो अस्टलेमाइट का निर्माण करती है, ठीक है, निर्माण करती है, ठीक है। तो अस्टलेटाइट क्या हो गया और अस्टलेमाइट क्या हो गया, बात समझ में आ रही है, बोलो। अस्टलेटाइट और अस्टलेमाइट समझ में आ गया तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसको हम मिटा दें, बोलिए, जो लिखे हुए हैं उसको मिटा देता हूं, केवल नहीं समझ में आएगा दोबारा बताएंगे, तिबारा बताएंगे, लेकिन सीखते चलिए, ठीक है। उसके बाद सुनो, अस्टलेटाइट हो गया, अस्टलेमाइट हो गया। अब क्या होगा, यही अस्टलेटाइट और अस्टलेमाइट मिल जाएगा तो आपस में क्या करेगा, यहां से यह दोनों जुट जाएगा ना। अस्टलेटाइट और अस्टलेमाइट जब आपस में यह जमा हो जाएगा, ठीक है, दोनों मिल जाएगा तो यह क्या बना देगा, कंदर स्तंभ बना देगा, ठीक है, कंदर स्तंभ बना देगा, पिलर बना देगा ना, बोलिए। यदि अस्टलेटाइट एवं अस्टलेमाइट आपस में जुड़ जाएंगे तो कंदर स्तंभ का निर्माण करेंगे, ठीक है, कंदर स्तंभ का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो कंदर स्तंभ क्या होता है, अस्टलेटाइट और अस्टलेमाइट आपस में जुट गया तो कंदर स्तंभ बनाता है। तो सवाल कभी कभी पूछ देता है ना मेरे भाई कि कंदर स्तंभ जब बन जाता है तो यहाँ से पानी जा रही तो क्या पानी को पूरे रोक देती है, कबो नहीं। जैसे सुनो, यहाँ पर दीवार है, इधर भी दीवार है, नदी आ रही, ऐसे मत समझो, ऐसे समझाएंगे तो नहीं समझ पाइएगा। यह नीचे वाला ग्राउंड है और ऊपर वाला जो छत है, ठीक है, ऊपर का जो फ्लोर है, ऊपर का हम बोल दिए अपर पार्ट आपका सतह और नीचे को बोल दिए नीचे वाला सतह, ठीक है। अब सुनो, यहां पर क्या है, ऊपर सटा दिया चूना पत्थर तो टूफ है, और ज्यादा सटाइते सटाइते थोड़ा सा बढ़ा दिया तो अस्टलेटाइट, नीचे थोड़ा सा सटा दिया तो टूफ है, और ज्यादा सटा रहा है, सटा करके यहां तक ला दिया तो हम लोग क्या बोलेंगे, अस्टलेमाइट। ऊपर से जो है ना यह अस्टलेटाइट और नीचे से अस्टलेमाइट, दोनों ध्यान दीजिएगा, ऊपर सट करके आ रहा है तो अस्टलेटाइट और नीचे से सट रहा है तो अस्टलेमाइट। तो यहां से यह दोनों जुट जाएगा तो कंदर स्तंभ बीच में ऐसे पिलर बन जाएगा ना जी। तो पिलर बन जाएगा तो यह वाला भाग, इधर भाग खाली है ना, एगो पिलर बन गया, इधर बन गया, उधर बन गया, ठीक है। इस तरह से कंदर स्तंभ कई सारे बन जा सकते हैं। तो क्या बीच में जो खाली भाग बच रहा है तो नदी की पानी जो है अंडरग्राउंड वाटर, तो वहां से ऐसे करके निकल जाएगी ना काट करके, तो क्या पानी को पूरी ब्लॉक कर देते हैं कंदर स्तंभ, कबो नहीं। बात समझ में आई, बोलिए। यही बात बताना चाहता हूं, ठीक है। कंदर स्तंभ तो नोट में लिख देना है कि कंदर स्तंभ अंडरग्राउंड भूमिगत जल को रोक नहीं पाती है, ठीक है, रोक नहीं पाती है। तो ऐसा नहीं बता दीजिएगा कि कंदर स्तंभ बन गया, यहां से जा रहा है, ठीक है, तो पानी जो है नहीं जाएगा, इसके अंदर से जाएगा ना जी। बोलिए, अभी बात वही ना बताए कि ऊपर से जो है अस्टलेमाइट और नीचे अस्टलेटाइट, यहाँ दोनों मिल जाएगा तो कंदर स्तंभ बन जाएगा ना। तो एक यहाँ बना, एक यहाँ बना, एक वहां बना, तो बीच में खाली बच रहा है ना, तो इससे तो पानी चलिए जाएगी, ठीक है। बोलिए, यही तो भूमिगत जल द्वारा टोपोग्राफी है। फिर से बता दे, बोलो, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसके बाद में वाइन टोपोग्राफी बताना है, ठीक है, मिटा दें। चलिए एक बार फिर से डायग्राम बना के सिखाता हूं एकदम जल्दी में, उसके बाद में वाइन टोपोग्राफी और खत्म हो जाएगा। और कल की क्लास में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे जियोलॉजी को, ठीक है, जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी आता है। हम जियोलॉजी बोलते हैं तो ढेर जियोलॉजी सुनता है, हम ये बात बोल रहे हैं जी, GEOLOGY, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं भूगर्भ विज्ञान। हम बताए हैं कि ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना शुरू में ही। तो सबसे पहले इस तरह से ऐसे यह आपका क्या हो जाएगा, तो यह जो है अपर सतह हो जाएगा, यहां से यह क्या हो जाएगा, तो यह जो है यह निचला सतह हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या कर रही है, अंडरग्राउंड वाटर जो है ना यहां से गई, तो जहां से प्रवेश करती है उसको क्या बोला जाता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु, अंधी घाटी। डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, प्लीज बना लीजिएगा डायग्राम। यहां से नदी की पानी, अंडरग्राउंड की वाटर काटेगा, यदि ऊपर से वर्षा की बूंद पड़ेगी तो यहाँ पर भी छेद हो जाएगा ना जी, यदि यह क्या है चूना पत्थर है तो, नहीं तो यह क्या है ग्राउंड है, ठीक है, सतह है।
और नीचे से नदी काटेगी तो सबसे पहले काट दी तो इसको क्या बोला, छोटा सा काटा तो इसको बोला जाता है रंध्र। ठीक है, पानी गया थोड़ा सा छोटा जो है ना यह काट दिया, ठीक है, सोटा की तरह लेकर के काट रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रंध्र। इसी में काटते जा रहा काटते जा रहा है तो रंध्र जो है ना यह कुछ बड़ा ना हो जाएगा जी इस तरह से। बोलिए, अब यहां से यह काट दिया तो रंध्र से बड़ा क्या बन जाएगा, तो रंध्र से बड़ा जो है यह देखो डोलाइन बन गया। ठीक है, अब डोलाइन से बड़ा जो है ना यह और काटेगा, नदी की पानी जाएगी और काट करके इसको चकला कर देगी ना, यहां तक काट करके इस तरह से ऐसे कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, युयाला। ठीक है, यू याला। ठीक है, और इसके बाद जो है ना काट करके नदी जो है ना पूर्णतः इस तरह से काट दी। ठीक है, यहां से नदी क्या कर दे रही है, यहां से नदी जो है ना यह पूरे काट दे रही है, अंडरग्राउंड वाटर बोलो, नदी बार बार काहे बोल रहे हैं, अंडरग्राउंड पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, रंध्र डोलाइन वाला, इसको बोले जाता है कास्ट विंडो, एक खिड़की की तरह बन गया पूर्णतः कटाव के कारण। अब यहां से क्या होगा, यह जितना काटेगा ऊपर से नीचे तक ले तो यह कटिएगा ही, तो अब मिट्टी ना कटेगा जी, तो मिट्टी कटेगा तो क्या होगा, और थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं कास्ट विंडो, उसके बाद में मिट्टी का कटाव होगा यहां से, तो यह सब क्या होगा, अब मिट्टी कटाव होगी, यह सब यह कास्ट विंडो टूटेगा, यहां से नदी जाएगी और सबको इसको काटते जाएगी। ठीक है, यह बढ़ाते जाएगी ना, यहां से ऊपर से नीचे तो काट दिया, ऊपर कहां काटेगा, नदी काटते जाएगी, अंडरग्राउंड वाटर काटते जाएगी, काटते जाएगी तो यहां से मिट्टी कटेगा ना, तो मिट्टी कटते हुए यहां आएगा, यह सब मिट्टी कटेगा, इसको क्या बोलेंगे, पोलजे बोलेंगे। ठीक है, और यही पोलजे जो है ना या करके दूसरा जगह सरफेस पर यह जामा हो जाती है। ठीक है, यह मिट्टी जामा हो जाती है तो इसको बोला जाता है टेरा रोसा। ठीक है, टेरा रोसा क्या है, तो टेरा रोसा जो है ना एक मिट्टी है, और यह किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है ना यह कॉफी उपजाऊ के लिए मिट्टी प्रसिद्ध होता है। ठीक है, काफी, कॉफी लिखो, कॉफी में कैफीन होता है, चाय में थीन होती है, यह सब बायोलॉजी में बताए हैं, तो कॉफी उपजाऊ के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, उपजाऊ के लिए उत्तरदायी, कॉफी उपजाई के लिए यह क्या होता है, उत्तरदायी होता है। सबसे बड़ा कॉफी बाजार कहां पर है जी, तो साओ पोलो ब्राजील का, साओ पोलो कॉफी बाजार जो है ना, कॉफी बाजार यह क्या है, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, और यह कहां में है, तो यह जो है ना ब्राजील में है। ठीक है, कॉफी बाजार, सबसे बड़ा कॉफी बाजार कहां पर है, तो ब्राजील में, साओ पोलो। ठीक है, और यह मिट्टी जो है ना पोलजे, टेरा रोसा, पोलजे के द्वारा जो मिट्टी बन रही है ना, तो यह क्या होता है, कॉफी उपजाऊ के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में यही अंडरग्राउंड क्या कर रहा है, अपने साथ चूना पत्थर को ला करके यहां से साट दिया, थोड़ा सा मात्रा में यह चूना साट रहा है, इसको बोलेंगे चूना। ठीक है, और यह चूना क्या कर रहा है, थोड़ा सा मात्रा में साट रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे टूफ है, चूना आएगा इस सरफेस में सट जाएगा। ठीक है, और टूफे से बड़ा क्या हो जाएगा, तो टूफे से बड़ा जो है ना यह हो जाएगा आपका अस्टलेटाइट। ठीक है, डायग्राम जरूर बना लीजिएगा, अस्टलेटाइट। ठीक है, और उसके बाद में यदि यही टूफे जो है ना नीचे साट रहा है, ठीक है, यह टूफे जो है ना नीचे साट रहा है, उसके बाद में नीचे से यह भी क्या होगा, इतना बड़ा जो है ना यह बना दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अस्टलेटाइट के बाद यह हो जाएगा अस्टलेमाइट। ठीक है, और यही अस्टलेटाइट और अस्टलेमाइट जब आपस में एक साथ आएंगे ना, तो यहाँ पर देख रहे हो यह पूरे क्या कर दिया, यह स्तंभ बना दिया, पिलर बना दिया, दोनों मिल करके। ठीक है, यह मिल करके क्या कर दे रहा है, पिलर बना दे रहा है, यह मिल करके क्या कर दिया, पिलर बना दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंदर स्तंभ। बोलिए, बात समझ में आई, भूमिगत जल द्वारा टोपोग्राफी कैसे होता है। यह जो है ना आपका नीचे का सरफेस है, डायग्राम प्लीज बना लीजिएगा, क्योंकि डायग्राम से ही क्या होता है आपको समझ में आएगा अच्छा से ज्योग्राफी। ठीक है, यह सब जो है क्या है, सरफेस है, और यहाँ पर देखिए नहीं काट कूट कर रहे हैं कि सब कट जाएगा। ठीक है, आप 2-3 कलम का क्या करिएगा, इस्तेमाल करिएगा। यह जो है ना मैप अपने ब्रेन में रखिए, सवाल छूट करके जाएगा कहाँ से, जैसे नदी वाला बताए टोपोग्राफी, उसके बाद में समुद्र वाला बताए, तो सब में डायग्राम काहे बना रहे हैं, डायग्राम इसीलिए तो बना रहे हैं। बोलिए, उसके बाद में क्या हो जाएगा, तो उसके बाद में जो है ना अगला हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, आपका वाइंड टोपोग्राफी। ठीक है, इसको मिटा दे, बोलिए वाइंड टोपोग्राफी मिटा दे। बोलिए, समझ में आ गई, 1 मिनट बना रहिएगा, देखते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। सब कुछ ठीक ठाक चल रही है। ठीक है, अगला हेडिंग लगा लीजिएगा क्या आप, वाइंड टोपोग्राफी, नंबर 4 डाल करके। ठीक है,
वाइंड टोपोग्राफी। चलिए चौथा हेडिंग लगा लीजिए आप क्या, वाइंड टोपोग्राफी, हवा के द्वारा स्थलाकृति। ठीक है, वाइंड टोपोग्राफी, टोपोग्राफी, हाँ चलिए वाइन टोपोग्राफी क्या होता है, तो वाइन टोपोग्राफी हवा के द्वारा जो है ना क्या होती है, सरफेस ऊंचावाच हो जाता है, उसी को वाइन टोपोग्राफी बोलते हैं। तो रेगिस्तान में धूल कण बालू क्या होता है, हवा के द्वारा उड़ करके एक जगह से दूसरे जगह जाके कलेक्ट हो जाती है, उसी को बोला जाता है वाइन टोपोग्राफी, जिससे सरफेस क्या हो जाता है, ऊंचा हो जाता है, कहीं नीचा हो जाता है, ऊंचावाच सरफेस को ही तो टोपोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, तो हवा के द्वारा रेत, कौमा मिट्टी, चट्टान के छोटे छोटे कण, धूल, जो लिखना है लिखो, हवा के द्वारा रेत मिट्टी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं एवं पृथ्वी के सतह को ऊंचावाच कर देते हैं। ठीक है, ऊंचावाच मतलब ऊबड़ खाबड़, लिखो यहां बगल में, ऊबड़ खाबड़ को बोला जाता है ऊंचावाच। ठीक है, ऊंचावाच कर देते हैं, जिसे वाइंड टोपोग्राफी बोलते हैं, वाइंड टोपोग्राफी कहते हैं। ठीक है, बोलिए, वाइंड टोपोग्राफी कहते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, यदि रेगिस्तान में हवा चलेगी, मिट्टी जो है उड़ेगा, बालू उड़ेगा, जिससे क्या होगा, हवा की स्पीड जो है ना वह तेज हो जाएगी, कि घट जाएगी कि बढ़ जाएगी, तेज हो जाएगी, जिसको आप घर्षण बोलते हैं। लिखो, रेगिस्तान में बालू उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो इसकी गति बढ़ जाती है एवं अपघर्षण भी बढ़ जाता है, अपघर्षण भी बढ़ जाता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, अपघर्षण भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें निर्माण होता है वाइन टोपोग्राफी में छत्रक शिला। ठीक है, छत्रक शिला क्या होता है, तो छत्रक शिला मेरे दोस्त होता है, छत्रक शिला भूस्तंभ, उसके बाद में यार्डन डाई कंटेनर, और उसके बाद आता है इंसेलबर्ग। चलिए बताते हैं, तो छत्रक शिला क्या होता है, तो महीन कण, ठीक है, चट्टान के छोटे छोटे मुलायम कण जाकर के दूसरे चट्टान से सट जाता है। तो होता क्या है, जो मुलायम कण होते हैं ना वह टूट जाता है और बिखर जाता है और छाता की तरह निर्माण करता है, इसीलिए इसको हम लोग छत्रक शिला बोलते हैं। ठीक है, कैसे करोगे, तो यहां लिखो, यदि चट्टान के, यदि ऐसे लिखो, यदि धूल के मुलायम कण चट्टान से सट जाते हैं, जिससे मुलायम कण, ठीक है, अब जैसे ही वाइंड चलेगा जी, पहले जो है ना हवा नहीं चल रही है, थोड़ा थोड़ा चल रही है, तो जाकर के चट्टान से क्या होगा, यह सट जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स चट्टान रॉक से सट जाएगा। जैसे ही हवा तेज चलेगी तो यही मुलायम कण जो है ना फिर से उड़ आ जाएगा। ठीक है, और एक क्या करेगा, छाता की तरह निर्माण कर देगा, जिसको छत्रक शिला बोलते हैं। बोलिए, यदि धूल के मुलायम कण चट्टान से सट जाते, जिससे मुलायम कण, जिससे हवाएं चलने पर, जिससे तेज हवाएं चलने पर मुलायम कण टूट जाते हैं और छाता की तरह निर्माण करते हैं, छाता की तरह निर्माण करते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, छत्रक शिला बोला जाता है। जैसे यह चट्टान, ठीक है, यह हो गया चट्टान, यहां से छोटा छोटा पार्टिकल आकर के एकरा से सट रहा है,
ठीक है। यह जो है छोटा छोटा पार्टिकल आ रहा है और यह सब धूल का निकरा से आकर के सट जा रहा है। हवा तेज चलेगी तो यही टूटेगा और इस तरह से क्या होगा, यह बना देगा जी। ठीक है, इस तरह से क्या कर रहा है, यह बना दे रहा है। तो देख रहे हो यह क्या बन गया, यह जो है ना आपका छाता बन गया। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, छत्रक शिला बोलते हैं, छत्रक शिला। ठीक है, तो छत्रक शिला समझ में आई बात की छोटे छोटे कण जाकर के चट्टान से सट जाते हैं, उसके बाद में हवा तेज चलेगी, यहाँ से चट्टान टूट जाएगा और छाता के शेप का यदि आकार बन देगा तो इसको हम लोग बोलेंगे छत्रक शिला। छत्रक शिला के बाद अगला आता है छत्रक शिला भू स्तंभ। ठीक है, दूसरा क्या होगा, भू स्तंभ। भू स्तंभ क्या होता है, छत्रक शिला और छत्रक शिला जब आपस में जुट जाते हैं तो एक स्तंभ बनाते हैं जिसको भू स्तंभ कहा जाता है। बात समझ में आ रही है, बोलिए। यदि छत्रक शिला आपस में जुड़ जाते हैं तो स्तंभ का निर्माण करते हैं। ठीक है, स्तंभ का निर्माण करते हैं जिसे भू स्तंभ कहा जाता है, भू स्तंभ कहा जाता है। तो भू स्तंभ समझ में आई बात, कई सारे छत्रक शिला मिल करके छत्रक शिला, ठीक है, छत्रक शिला प्लस छत्रक शिला, यह क्या बनाएगा जी, यह जो है ना भू स्तंभ बनाएगा, भू स्तंभ। उसके बाद में अगला आएगा यारडंग, तीसरा यारडंग, यारडंग। ठीक है, यारडंग क्या होता है, तो भू स्तंभ यदि टूटता है, यही जो है ना भू स्तंभ क्या करेगा, टूटेगा तो क्या करेगा आपका बनाएगा यारडंग का। तो पहला हो गया छत्रक शिला, भू स्तंभ, यारडंग। उसके बाद यारडंग, भू स्तंभ, भू स्तंभ टूटकर बिखरते हैं तो यारडंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, यारडंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। भू स्तंभ टूटकर बिखरते हैं तो क्या करते हैं, यारडंग का निर्माण करते हैं। यारडंग के बाद क्या अगला आ जाएगा आपका इंसेलबर्ग। ठीक है, यारडंग, इंसेलबर्ग क्या होता है, तो इंसेलबर्ग होता है कि जब यारडंग जो है ना यह टूट जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यारडंग। भू स्तंभ टूटकर बिखरते हैं तो यारडंग का निर्माण करते हैं और यहू जो है ना टूटेगा तो टूट करके क्या करेगा, इंसेलबर्ग बनाएगा। एक दूसरे से कनेक्ट है जी, सुनिए। तो यारडंग हो गया, भू स्तंभ टूटते हैं तो यारडंग बनाते हैं, यारडंग टूटकर इंसेलबर्ग का निर्माण करते हैं, इंसेलबर्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में यदि क्वाड्रिलेटरल शेप का हो जाता है, या क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल शेप में आकृति में टूटता है तो उसको डाई कंटेनर बोला जाता है, डाई कंटेनर। ठीक है, डाई कंटेनर कहा जाता है, बोलिए। तो डाई कंटेनर समझ में आ गया बात। इंसेलबर्ग यदि टूट करके क्या होता है, इस तरह से क्वाड्रिलेटरल शेप का क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डाई कंटेनर। तो यही तो वाइन टोपोग्राफी है, बोलिए। समझ में आई बात है, तो चलो इसको मिटा देता हूं। वाइन टोपोग्राफी के बाद बता देता हूं स्थलाकृति, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, यह समाप्त भी हो जाएगी। इसके बाद जो है ना है भी नहीं। ठीक है, चलिए मिटा रहे। समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कल जो है ना जियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। टोपोग्राफी खत्म हो गया, टोपोग्राफी से सवाल आएगी तो अब जो है ना बन जाएगा। अंधी घाटी समझ में आई बात, जहां से नदी प्रवेश करती है उसी को बोला जाता है अंधी घाटी। यह सवाल आई हुई है जी कि अंधी घाटी क्या होता है। अच्छा से पढ़ते रहिए, सवाल जाएगा कहां से। देखो, तो वाइन टोपोग्राफी में सबसे पहले क्या था, तो छत्रक शिला था। छत्रक शिला क्या था, चट्टान के साथ जो है ना मुलायम कण जुट जाते हैं, हवा तेज चलती है, टूट जाते हैं, छाता की तरह हो जाते हैं, छत्रक शिला। छत्रक शिला के बाद क्या था,
तो छत्रक शिला के बाद कई सारे छत्रक शिला मिलेंगे तो भू स्तंभ बनाएंगे, एक पिल्लर की तरह बन जाएगा जिसको भू स्तंभ बोलेंगे। जबकि कंदर स्तंभ क्या होता है, तो कंदर स्तंभ होता है स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट जुट जाते हैं ना, तो उसको कंदर स्तंभ बोला जाता है। भू स्तंभ टूटते हैं तो क्या बनाते हैं, यारडंग बनाते हैं, यारडंग हो गया, ठीक है। यारडंग टूटता है तो क्या बनाता है, इंसेलबर्ग, ठीक है, इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग। और यही जो है ना टूट करके क्या हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल शेप का हो जाता है तो डाई कैंटेनर, ठीक है। डाई कैंटेनर होती है मतलब क्या, यह क्वाड्रिलेटरल शेप, क्वाड्रिलेटरल शेप हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाई कैंटेनर बोलेंगे। तो यह हो गया वाइन टोपोग्राफी। उसके बाद में क्या लगाना है, वाइन टोपोग्राफी के द्वारा स्थलाकृति कैसा कैसा बनेगा, वाइंड टोपोग्राफी के द्वारा स्थलाकृति, स्थलाकृति, यह तो बताए वाइन टोपोग्राफी है क्या, ठीक है। अब देखो स्थलाकृति कैसा कैसा स्थल बन सकता है, ठीक है। तो वाइन टोपोग्राफी के द्वारा स्थल बन सकता है यदि चट्टान के सहारे जाकर के बालू गिरती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बरखान। यहाँ पर छत्रक शिला से क्या हुआ, छोटे छोटे कण टूट करके बिखरा तो इसको क्या बोला जाता है, बरखान बोला जाता है, ठीक है। तो चट्टान के सहारे बालू गिरता है तो उसको बरखान बोलते हैं। चट्टान के सहारे जो बालू जमा हो रहे तो उसको बरखान, और यदि यही बालू गिर जाएगा तो स्तूप। लिखो, चट्टान के सहारे, चट्टान के सहारे बालू जमा होती है, जमा होती है तो उसे बरखान कहा जाता है, बरखान कहा जाता है। और यहां पर पूर्ण विराम नहीं होगा तब जी। और बालू गिर जाता है, बालू गिर जाता है तो स्तूप का निर्माण करता है, ठीक है, स्तूप का निर्माण करता है। यह बात हो गई। दूसरा जो है ना, अब सुनो दूसरा क्या हो सकता है, बालू उड़ करके जाती है, दो गो पर्वत है और बीच में जमा हो जाती है, ठीक है। तो दो गो पर्वत है यहां पर और बीच में बालू जमा हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं लोयस का मैदान, लोयस का मैदान। यदि रेत या धूलकण, धूलकण उड़कर, यदि रेत या धूलकण दो पहाड़ों के बीच में जाकर जमा हो जाती है, दो पहाड़ों के बीच में जाकर जमा हो जाती है, जमा हो जाती है तो लोयस का मैदान बनाती है, ठीक है, लोयस का मैदान बनाती है, ठीक है। जैसे सुनो यहां पर क्या हो जाएगा आपका पहाड़, ठीक है, यहां पर यह है पहाड़ और यहां पर भी क्या है पहाड़, पहाड़, और यहां पर क्या है आपका धूलकण, यह क्या है धूलकण। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेत को बोलेंगे क्या, लोयस का मैदान, ठीक है, लोयस का मैदान। और सबसे बड़ा लोयस का मैदान कौन है, तो सबसे बड़ा लोयस का मैदान जो है ना, सबसे बड़ा गोबी मरुस्थल, गोभी मरुस्थल, ठीक है। गोभी मरुस्थल कहां पर, तो यह चीन में। सबसे बड़ा लोयस का मैदान कौन है, तो सबसे बड़ा लोयस का मैदान जो है ना वह गोभी मरुस्थल है, चाइना में। उसके बाद में 3 नंबर लिख लीजिए। तीसरा में क्या लिखिएगा, यहां लिखे, ऊपर लिखता हूं। तीसरका में क्या लिखिएगा कि यही जो है ना दो पर्वत के बीच में जाकर के जमा हो जा रही है, इसमें पानी आएगा, ठीक है, वर्षा होगी और झील बन जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं बालसन झील, ठीक है। यहां पर बरखान समझ में आ गया। तो बरखान जो है ना होता है क्या, बालू चट्टान के सहारे जमा हो रहे तो बरखान, बालू गिर जाता है तो स्तूप, रेत धूलकण दो पहाड़ों के बीच में जमा हो गया तो जिससे मैदान बनेगा वो लोयस का मैदान बनेगा। और सबसे बड़ा लोयस का मैदान कौन है, तो सबसे बड़ा जो है ना लोयस का मैदान आपका चाइना का गोभी मरुस्थल, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्या लिखिएगा कि यदि, यदि यहां पर क्या हो जाएगा, कैसे बताए जी, कैसे बताए, हाँ यहां सुनो, यह पर्वत है, ठीक है, यह पर्वत हो गया, यहां पर भी क्या हो गया, पर्वत हो गया, और इसके बीच में क्या है, यह लोयस का मैदान है, यह लोयस का मैदान है, यह क्या है, लोयस का मैदान। और पानी अब बरखेगी, वर्षा होगी, तो वर्षा होगी तो इसमें क्या होगा, वर्षा होने पर झील बनेगा, इसमें उपस्थित झील हो गया,
इसमें झील को क्या बोलते हैं? बालसन झील, बालसन झील बोलते हैं। और यह बालसन झील कहां पर? तो आना सागर, ठीक है। देख लो आना सागर जो है ना, यह कैसा झील है? तो बालसन झील है, दो पहाड़ों के बीच में, ठीक है। यह क्या है? झील है, लोयस के मैदान में झील है, तो यह क्या हो जाएगा? बालसन झील। कहां? तो एक लिख लो एग्जाम्पल में आपका आना सागर झील, यहां लिखो एग्जाम्पल में आना सागर, आना सागर, अन्ना सागर भी कोई कोई लिखता है जी। आना सागर झील है कहां पर? तो यह राजस्थान अजमेर, राजस्थान अजमेर, ठीक है। राजस्थान अजमेर में जो है क्या है? आना सागर झील है। यही जो है ना बालसन झील सूख जाता है तो प्लैया बनाता है, ठीक है। बालसन झील, अब गर्मी होगी तो यह झील जो है सूख जाएगा। बालसन झील सूख कर प्लेया का निर्माण करती है, ठीक है, निर्माण करती है, ठीक है, निर्माण करती है। उसके बाद में दूसरा बाद इसके निर्जलीकरण के फलस्वरूप क्या निकलेगा? यह जो है ना पानी इवोपरेट कर गया, ठीक है, तो नीचे क्या जमा होगा? ठीक है, निर्जलीकरण के दरमियान, निर्जलीकरण के फलस्वरूप कैल्शियम, सिलिकॉन और नमक की क्या होती है? नमक की प्राप्ति होती है, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट है जी, प्राप्ति होती है, यह VBI है, ठीक है। तो निर्जलीकरण, यह जो है ना आना सागर झील, बालसन झील जो है ना, यह सूख गया, तो सूखने के बाद क्या कहलाएगा? प्लेया कहलाएगा। और उसके बाद में यही निर्जलीकरण में क्या मिलेगी? यह सूख तो गया पानी, तो इसमें मिलेगा कैल्शियम, सिलिकॉन और उसके बाद में नमक मिलेगा। बोलिए यह बात समझ में आई? इसीलिए तो डायग्राम हम बना दिए कि दो पहाड़ों के बीच में रेत जमा हो गई तो लोयस का मैदान, ठीक है, चट्टानों के सहारे बालू गिर रही है तो बरखान बोलेंगे, बालू गिर गया तो स्तूप बोला जाता है, ठीक है। दो पहाड़ों के बीच में यदि रेत है तो लोयस का मैदान, सबसे बड़ा लोयस का मैदान कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा गोबी मरुस्थल। यहाँ देखो दो पर्वत है और पर्वत के बीच में लोयस का मैदान है, यह लोयस का मैदान है। और लोयस के मैदान में क्या है? यह उपस्थित झील है, ठीक है, यह उपस्थित क्या है? तो उपस्थित झील है। और इस झील में क्या होगा? पानी होगा, वर्षा होगी तो पानी बढ़ेगा, पानी घटेगा, घामा होगी, घामा बोले तो धूप, पानी घट जाएगी, इवोपरेशन होगा ना जी। और पानी यदि वर्षा होगी तो पानी बढ़ जाएगा। इसमें उपस्थित झील को बालसन झील बोलते हैं। ज्यादा गर्मी होगी बालसन झील सूख जाएगी, ठीक है। तो इसको आना सागर झील हम एक एग्जाम्पल में दे भी दिए, राजस्थान का। बालसन झील सूख जाएगा तो प्लैया, और सूख गया तो इसके दरमियान क्या निकलेगा? तो निकलेगा आपका काशी नमक, ठीक है, मतलब कैल्शियम और सिलिकॉन जो है ना निकलेगा, नमक निकलेगा। तो बोलिए बात समझ में आई? यही था आपका क्या? वाइन टोपोग्राफी। तो बताइए क्लास जो है ना वह कैसा लगा? हम अपनी तरफ से जो है ना वह बेस्ट प्रयास कर रहे हैं। आपका दायित्व बनता है कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और प्लीज साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। और जाते जाते फिर से बात बोलेंगे कि पढ़ रहे हैं तो अच्छा से पढ़िए, नहीं तो पढ़ाई जो है ना सीधे छोड़ दीजिए, ठीक है। यदि मान के चलिए समय पास कर रहे तो कोई फायदा नहीं है। 10,000 के फॉर्म पर गिर रहा है, 10 लाख 25 लाख इस तरह से फॉर्म गिर रहे हैं, 10,000 का वैकेंसी है, ठीक है। तो नहीं पढ़िएगा तो कहां से होगा सिलेक्शन? तो इसीलिए मेरे दोस्त कहते हैं कि अच्छा से पढ़ते चलिए, ठीक है। और कभी भी जो है ना किसी के पीछे मत भागिए, मेहनत दबा करके करिए, एक ना एक दिन तो सफल जरूर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी जगह मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी जोश और जज्बा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।